हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। सामने वाली कोठी में रंग रोगन हो रहा था। चारों ओर जंगली बैलों से घिरी वह कोठी किसी खंडहर से कम नहीं लगती थी। सालों से उसमें न जाने किस जमाने का जंग लगा बड़ा ताला लटक रहा था। वैसे इस कोठी को देखकर लगता था कि किसी जमाने में वह भी किसी नव यौवना की भांति असीम सौंदर्य की स्वामिनी रही होगी। उसकी दीवारें न जाने कितने आंधी तूफानों और वर्षा को झेल कर काली काली सी हो रही थीं। खिड़कियों के पल्ले जर्जर हो चुके थे, मगर न जाने किन कील कांटों से जड़े थे कि अभी तक अपनी जगह टिके हुए थे। महक की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। कौन आ रहा है यहाँ रहने के लिए? क्या किसी ने इसे खरीद लिया है? कौन हो सकता है इस विशाल कोठी को खरीदने वाला? जबकि आजकल तो लोग फ्लैट में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। यह कौन असाधारण व्यक्ति है जो इतनी बड़ी कोठी में रहने के लिए आ रहा है? उसका मन जिज्ञासा की सारी हदें पार करने को मचल रहा था। तभी एक नौजवान उसके घर की ओर आता दिखा। सोचा उसी से कुछ पता किया जाए, किंतु फिर उसने अपनी उत्सुकता को शांत किया। छोड़ो, होगा कोई सिरफिरा या फिर कोई पुरातत्ववेत्ता जिसे इस भूत ही कोठी को खरीदने का कोई लोभ खींच लाया होगा। वैसे यह कोई ऐतिहासिक कोठी भी तो नहीं है, लेकिन किसी की पसंद पर कोई अंकुश तो नहीं लगाया जा सकता। एक्सक्यूज मी। आगंतुक उसके घर के गेट के सामने खड़ा था। वह चौंक कर इधर उधर देखने लगी। कौन हो सकता है? क्या यह मुझे ही बुला रहा है? उसने इधर उधर देखा, कोई भी नहीं दिखा। हेलो आंटी, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। आगंतुक ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। आंटी उसे अजीब सा लगा। क्या मैं आंटी सी लगती हूँ? उसका मन सवाल करने लगा। ठीक है, मेरी उम्र 50 की हो रही है, लेकिन लगती तो मैं 35 से ज़्यादा की नहीं हूँ। अभी भी शरीर उसी प्रकार कसा हुआ है। हाँ, इक्का दुक्का बाल सफ़ेद जरूर हो गए, लेकिन आजकल बालों का सफ़ेद होना तो आम बात है। वह थोड़ी अनमनी सी हो गई। तत्काल ही उसे गेट पर खड़े उस युवक का ध्यान आया। वह तुरंत उसकी ओर बढ़ी। बड़ा ही सौम्य युवक था। बड़ी शिष्टता से उस युवक ने कहा, जी मेरा नाम अमर मित्तल है। क्या पानी मिलेगा? दरअसल घर में काम चल रहा है। पानी की लाइन शाम तक ही चालू हो सकेगी, लेकिन ज़रूरत तो अभी है ना। हाँ हाँ, आओ ना अंदर, पानी ज़रूर मिलेगा। उसने अपने माली को आवाज़ देकर कहा कि नल में पाइप लगाकर सामने वाले घर की ओर कर दो। जितनी ज़रूरत हो पानी ले लें। फिर उसने अमर से कहा, आओ बेटा, मैं चाय बनाती हूँ। भूख भी लगी होगी, कुछ खाया तो होगा नहीं। चाय नाश्ता करते हुए उसने अनुज व उसके परिवार के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली। अवनीश मित्तल जी की वह पुरानी खानदानी कोठी थी। बहुत पहले उनके पिता अभय मित्तल भारत छोड़ कर व्यवसाय के सिलसिले में नैरोबी में जाकर बस गए थे। अवनीश मित्तल भी उसी व्यापार में संलग्न थे, इसीलिए बच्चों का पालन पोषण भी वहीं हुआ। अब वे अपनी बेटी की शादी भारत में अपने पुरखों की हवेली से ही करना चाहते थे, इसीलिए रंग रोगन करके उसका हुलिया दुरुस्त किया जा रहा था। विवाह कब है? महक ने पूछा। जी अगले महीने की 25 तारीख को। अब ज़्यादा समय भी नहीं बचा है, इसीलिए सब जल्दी जल्दी हो रहा है। मुझे ही इसकी देखभाल करने के लिए भेजा गया है। चाय नाश्ता करके वह चला गया। महक भी तत्काल ही आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने मुझसे आंटी क्यों कहा, सोचने लगी। क्या सच में मैं आंटी लगने लगी हूँ? उसने शीशे में खुद को निहारा। सिर में झिलमिलाते चांदी के तारों से भी उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई थी। महक अकेली ही रहती थी। आसपास के सभी लोग उसे जानते थे और यह भी जानते थे कि वह अविवाहित है।
लोग इस विषय पर चर्चा भी करते थे, किंतु अप्रत्यक्ष रूप में ही। कारण भी कोई नहीं जानता था, किंतु महक, वह तो अपने चिरकुंवारी रहने का राज बखूबी जानती थी। लेकिन दोष किसका था, नियति का, घर वालों का, या स्वयं उसका? शायद उसी का दोष था। यदि उसकी शादी हुई होती तो आज अमर के बराबर उसका भी बेटा होता। उसने एक गहरी सांस ली और बड़बड़ाने लगी। कहा, हो परख, क्या तुम्हें मेरी याद आती है या बिल्कुल ही भूल गए हो? अतीत उसे भ्रमित करने लगा था। महक, आज क्लास के बाद मिलते हैं। परख ने उसे रोकते हुए कहा। वह महक को महू ही पुकारता था। ठीक है परख, लेकिन आज मेरा प्रैक्टिकल है, वह भी लास्ट पीरियड में। उसके तुरंत बाद घर भी जाना है। जानते हो ना, जरा सी देर होने पर माँ कितनी नाराज होती हैं। परख को महक की भावनाओं का बहुत अच्छी तरह भान था। फिर भी उसने मुस्कुराते हुए जाने के लिए अपने पैर आगे बढ़ाए। ठीक है, पर मैंने भी कह दिया, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कहते हुए परख चला गया। महक मन ही मन मुस्कुरा रही थी। परख की बेसब्री देखकर महक मानव विज्ञान में एमए द्वितीय वर्ष की छात्रा थी, जबकि परख उसका सीनियर था। वह मानव विज्ञान में ही रिसर्च कर रहा था। अक्सर पढ़ाई में उसकी सहायता भी करता था। हालांकि महक से एक वर्ष ही सीनियर था, किंतु जब कभी प्रोफेसर नहीं आते थे तब वही प्रैक्टिकल भी ले लेता था। उसके समझाने का अपना एक अलग ही अंदाज था और उसके इसी लहजे पर महक फिदा रहती थी। परख भी महक के प्रति एक अव्यक्त सा आकर्षण महसूस करता था। उसका चंपई गोरा रंग, चमकती काली आंखें, लहराते काले बाल, सभी तो उसे सम्मोहित करते थे। विभाग में सभी लोग इन दोनों के प्यार से वाकिफ थे। कभी कभी छेड़ते भी थे, लेकिन कहते हैं ना कि इश्क और मुस्क छिपाए नहीं छिपते। महक के माता पिता को भी इस बात की भनक लग गई और उन्होंने महक से इसकी पूछताछ शुरू कर दी। महक, सच क्या है, मुझे बता। ये परख कौन है? क्यों सुबह उसका नाम लेकर तुझे चिढ़ा रही थी? कोई नहीं माँ, मेरा सीनियर है। हाँ, नोट्स बनाने या प्रैक्टिकल में कभी कभी हेल्प कर देता है, बस और कुछ नहीं। महक ने माँ की उत्सुकता को शांत करने का प्रयास किया। अगर ऐसा है तो ठीक, अन्यथा मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। माँ ने धमकाते हुए कहा। माँ, ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या सच में परख मेरी जिंदगी में कुछ मायने रखता है? उसने अपने मन से पूछा। कुछ, अरे बहुत मायने रखता है। कभी चेहरा देखा है आईने में अपना? कैसे उसे देखते ही लाल हो जाता है। क्यों तू हर पल उसकी प्रतीक्षा करती रहती है? और परख, वह भी तुझे ही पूछता रहता है। यह प्यार नहीं तो और क्या है? उसका मन उसी से उसकी चुगली कर रहा था, लेकिन यह राज अब राज न रहा था। एक दिन जब वह लाइब्रेरी में थी, तभी परख की आवाज़ सुनकर वह चौंक गई। अरे तुम यहाँ, कुछ खास बात करनी है क्या? वह अचंभित सी थी। हाँ, कुछ खास बात ही करनी है। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी जिंदगी में क्या स्थान रखता हूँ? परख के स्वर में उतावलापन था। ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्या अब ये भी बताना पड़ेगा कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी क्या अहमियत है? तुम्हारे बिना तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। परख है तो महक है। क्या कभी पेड़ से लिपटी लता को भी यह बताना पड़ेगा कि उसके जीवन में उस पेड़ के क्या मायने हैं? महक कहने को तो कह गई, परंतु तुरंत ही उसने अपनी जबान काट ली। अरे, यह मैंने क्या कह दिया? भला परख भी क्या सोचता होगा? कितनी बेशर्म लड़की है। बोलो बोलो महक, चुप क्यों हो गई? आखिर सच तुम्हारे मुंह से निकल ही गया। मुझे विश्वास तो था, किंतु मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। कहते हुए उसने उसे अपनी बलिष्ठ भुजाओं में बांधकर उसने अपने प्यार की मोहर लगा दी। महक शर्म से दोहरी हुई जा रही थी। बिना कुछ कहे हौले से अपने आप को छुड़ाकर वहां से भाग गई।
दोनों का प्यार परवान चढ़ता जा रहा था। लोग कहने लगे थे कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। उनके प्यार की गंभीरता को उनके माता पिता भी समझने लगे थे। उन्होंने दोनों का विवाह कर देना ही उचित समझा। परख भी अब तैयार था, क्योंकि उसे चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में लेक्चरशिप भी मिल गई थी। खुशी से महक के पांव भी अब जमीन पर नहीं पड़ते थे, किंतु परख की दादी ने महक और परख की जन्मपत्री मिलवाने की बात कही, और जब कुंडली मिलवाई गई तो महक घोर मांगलिक निकली। उसके माता पिता को ये सब तकियानुसी बातें लगती थीं। इसीलिए सच जानते हुए भी उन्होंने कभी कुंडली आदि के लिए कुछ सोचा भी नहीं। उनके हिसाब से ये सब खोखले अंधविश्वास हैं, पंडितों और पुरोहितों की कमाई का स्रोत है। लेकिन परख की दादी ने इस विवाह के लिए मना कर दिया, क्योंकि परख उनका इकलौता पोता था, उनके खानदान का अकेला वारिस। लेकिन परख आजकल का पढ़ा लिखा युवक था। उसके दिल में महक के सिवा किसी और के लिए कोई स्थान नहीं था। वह जिद पर अड़ गया कि यदि उसका प्यार उसे न मिला तो वह कभी विवाह नहीं करेगा। जब महक को ये सब बातें पता चली तो उसने विवाह करने से ही मना कर दिया। उसने परख से कहा, यदि इस विवाह से तुम्हारी जान को खतरा है तो मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ अपना पूरा जीवन बिताना है, न केवल तुम्हें पाना। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे बिना क्या करूँगी। परख को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने कहा, अब जब हम दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हैं तो फिर इन रूढ़वादी रिवाजों के डर से तुम अपने कदम पीछे क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें तुम्हारी शिक्षा इन्हीं सब अंधविश्वासों को मानने के लिए ही मिली है? बी लॉजिकल। लेकिन महक अपनी बात पर अड़िग रही। उसने परख को कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु परख ने उसकी बाएं हाथ की उंगली में अपने नाम की हीरो जड़ी अंगूठी पहना ही दी। यह अंगूठी मेरी ओर से हमारी सगाई का प्रतीक है। मैं तुम्हारी हाँ की प्रतीक्षा करूँगा, कहकर परख वहाँ से चला गया। महक ने अब परख से मिलना जुलना भी कम कर दिया था। डरती थी कि कहीं वह कमज़ोर न पड़ जाए और परख की बात मान ले। परख भी अब चुपचाप उस समय की प्रतीक्षा कर रहा था जब उसकी महक विवाह के लिए हाँ कर दे। इस बीच महक को एक स्थानीय कॉलेज में लेक्चरशिप मिल गई और उसने खुद को अध्यापन कार्य में ही व्यस्त कर लिया। इधर परख भी एक फेलोशिप पाकर कनाडा चला गया था 2 वर्षों के लिए। फिर कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि उसके कनाडा प्रवास की अवधि बढ़ती ही चली गई। दोनों की फ़ोन पर या व्हाट्सएप पर ही बातें होती थीं, लेकिन धीरे धीरे वह भी कम होता चला गया। और फिर एक दिन उसकी सहेली शोभा ने, जो कि परख के मामा की ही बेटी थी, परख के ब्याह की खबर देकर उसे अचंभित कर दिया। उसने यह भी बताया कि दादी मृतशैया पर पड़ी थी और परख का विवाह देखना चाहती थी। उसने दादी की इच्छा का सम्मान करते हुए अपनी रजामंदी दे दी थी। महक ने अपनी आंखों में भर आए आंसुओं को जबरन रोका और परख के नाम की अंगूठी को, जिसे पहनकर वह खुद को उसकी वाग्दत्ता समझने लगी थी, अपने दूसरे हाथ से कसकर खींच लिया। नहीं, मैं उसकी हूँ और वह मेरा है। भले ही उसका ब्याह किसी से हो जाए, मेरी उंगली में तो उसी के प्यार की निशानी है। और इस प्रकार उसने खुद को अकेले रहने को बाध्य कर लिया। कुछ दिनों बाद उसके विवाह न करने के फैसले को देखते हुए उसके माता पिता ने उसके भाई का विवाह कर दिया। उनकी मृत्यु के उपरांत वह भाई भाभी तथा उनके बच्चों के साथ रहने लगी, किंतु भाभी को अब उसका वहाँ रहना अखरने लगा था। जब तब वे उसे ताने सुना ही देती थीं, भाई अकेले की ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी होती है, अपने घर परिवार की ज़रूरत तो सभी को होती है।
महक भली भांति समझती थी कि वे ऐसा क्यों कहती हैं। पिछली बार जब वह 2 माह टाइफाइड से पीड़ित रही तब भाभी को उसकी सेवा करनी पड़ी थी, इसीलिए वे ये सब बातें सुना देती थीं। लेकिन शायद वे भूल जाती थीं कि उनकी 3-3 जचगी में उसने किस प्रकार की उनकी सेवा की थी। वे सो सकें इसीलिए वह रात रात भर जागकर बच्चों को संभालती थी और सवेरे घर का सारा काम निपटाकर क्लासेस लेने के लिए कॉलेज भी जाती थी। घर खर्च के रूप में वह भाभी के हाथ पर अपने वेतन का एक हिस्सा रख ही देती थी, जबकि भाभी बनावटी आंसू बहाते हुए कहती थी, अरे मेरा हाथ कट गए, अरे मेरा हाथ कटकर गिर जाए। अपनी बेटी सरीखी नदर से घर खर्च में मदद लेते हुए, लेकिन क्या करें, महंगाई भी तो बढ़ती ही जा रही है। महक इन सब बातों का मतलब समझती थी और जब भाई ने अपना अलग फ्लैट लिया तब उसे यह समझने में देर न लगी कि अब वे लोग उसके साथ और नहीं रहना चाहते। बिना यह सोचे कि वह अकेली रह जाएगी, उसका भाई अपने परिवार को लेकर चला गया और वह एकदम अकेली ही रह गई थी। डोरबेल की आवाज़ से वह वर्तमान में लौटी और दरवाजे पर जाकर देखा, अमर ही था। बहन के विवाह का निमंत्रण लेकर आया था, नीरजा पैड़ प्रतीक। उसने कार्ड को उलट पलट कर देखा। बर के पिता का नाम परख जालान पढ़कर वह चिहुक सी गई। तो क्या प्रतीक मेरे परख का ही बेटा है? नहीं नहीं, यह कोई परख भी तो हो सकता है। उसने अपने को आश्वस्त किया। आंटी आपको जरूर आना है, कहकर अमर चला गया। न जाने क्यों आज वह आईने में खुद को गौर से निहार रही थी। क्या सच में उसे बारघक की आहट सुनाई दी? वह सोचने लगी, हाँ, समय ने उस पर अपना भरपूर प्रहार जो किया था। काश के बीता समय लौट पाता तो वह परख को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लेती। आ जाओ परख, तुम्हारी महक आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसके मुंह से एक निश्वास निकल गया। आज 25 तारीख शाम को नीरजा की बारात आने वाली है। उसने अपनी कोई भी तैयारी नहीं की थी। जाऊं या ना जाऊं, वह उलझन में पड़ी हुई थी। अभी तो उसके लिए कोई गिफ्ट भी नहीं खरीदा था। आखिर कुछ ना कुछ देना तो होगा ही। खैर कैश ही दे देगी, उसने सोचा। बैंड बाजे की आवाज़ से उसकी तंद्रा भंग हो गई। लगता है बारात आ गई। वह जल्दी से तैयार होने लगी। बालों को फ्रेंच बुफे स्टाइल में कानों के ऊपर से उठाकर प्यारा सा जूड़ा बनाया। हल्के नीले रंग की सिल्क की साड़ी पहनी। सफ़ेद मोतियों का सेट पहना। उंगली में अंगूठी पहनने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि वहाँ तो परख का प्यार पहले से ही अपना अधिकार जमाए हुए था। पूरी कोठी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। बारात दरवाजे पर आ गई थी, तभी उसकी नज़र दूल्हे के पिता पर पड़ी। परख ही था, अपने समधी के किसी मजाक पर हंस हंस कर दोहरा हुआ जा रहा था। महक की नज़रें अपने परख को ढूंढ रही थीं, जो कहीं खो सा गया था। उसके सिर के खिचड़ी हो गए बाल कलमों के पास थोड़ी थोड़ी सफ़ेदी उसकी बढ़ती उम्र का परिचय दे रहे थे। तनिक निकली हुई छोटी सी तौल उसकी सुख तथा समृद्धि का प्रतीक थी। नहीं, यह मेरा परख नहीं हो सकता, सोचते हुए वह घर के अंदर जाने के लिए मुड़ी कि तभी उसने देखा सामने से नीरजा दुल्हन बनी हुई अपनी सहेलियों के साथ जयमाला लेकर आ रही थी। उसने तत्काल ही एक निर्णय लिया और आगे बढ़कर नीरजा की उंगली में परख के नाम की अंगूठी पहना दी। जब तक नीरजा कुछ समझ पाती, वह वहाँ से वापस लौट पड़ी। अब उसका वहाँ कोई काम नहीं था। जब भी परख अपनी बहू की उंगली में यह अंगूठी देखेगा तो क्या उसे मेरी याद आएगी, सोचते हुए वह नींद के आगोश में चली गई, क्योंकि अब उसे परख के लौटने की कोई उम्मीद जो नहीं थी। उसे एक पुराना गीत याद आ रहा था, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, और अब उसका मन शांत हो गया था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें।